Hello students, my name is साजिद रशीद और हम आपकी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। और सेकंड क्लास में जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो बच्चे आपने समझना है, नोट्स भी मैं आपको साथ साथ में प्रोवाइड करता रहूँगा और बहुत ईजी वे से हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो याद रखना है आपने कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब इंटरेक्ट करती हैं तो आइदर वो एब्जॉर्ब होती हैं या इमिट होती हैं, और अगर एब्जॉर्ब होती हैं तो उनसे क्या होता है, और अगर इमिट होती हैं तो उनसे क्या होता है। ये सारी स्टडी जो है वो हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो गया बच्चे? इट में बी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर, कि मैटर की इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ मैटर जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, so that energy is absorbed or emitted by the relation delta E is equal to h mu। ठीक है, ये डेल्टा E क्या है, h क्या है, म्यू क्या है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कैसे होती है और क्या होता है, और इमिट होती है तो कैसे होती है और क्या होता है। और इस रिलेशन में डेल्टा ई जो है ये एनर्जी डिफरेंस है। कौन सा एनर्जी डिफरेंस है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फिर आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चे आपको पता है कि आपने आज तक केमिस्ट्री में ये पढ़ते आए हो कि हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक हमारे पास एक्स रेज होती हैं, हमारे पास गामा रेज होती हैं, हमारे पास यूवी रेज होती हैं, हमारे पास विजिबल रेज होती हैं, हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं, हमारे पास इंफ्रारेड रेज होती हैं। तो ये सारी जो रेडिएशंस हैं ये रेडिएशंस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन रेडिएशंस का मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन होती है, वो कैसे एब्जॉर्ब होती हैं और कैसे इमिट होती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो उस स्टडी को हमने क्या कहा? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये किस वे से अरेंज हैं उसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा। बच्चे समझना है आपने अच्छे से कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं लाइक एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज एटसेट्रा, जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। और वो वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन सब की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक ही है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। लेकिन इन सभी रेडिएशंस को हम फिर डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेलोसिटी तो इन सब की एक ही होगी लेकिन उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होती है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेस पे और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे अरेंज किया। तो जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड किस्म का स्पेक्ट्रम मिला, जिस स्पेक्ट्रम को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा। कि मीन्स ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को
अरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जब हम उनको अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो इट मीन्स हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो उस जो पैटर्न हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो हमारे पास पैटर्न ऑब्टेन्ड हुआ, उस पैटर्न को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा बच्चे। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं कि ये पैटर्न हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ। इस पैटर्न में आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है कि जो हम आगे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और जो हम आगे जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। जब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसके बेसिस पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके बेसिस पे सबसे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो कॉस्मिक रेज की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की है, और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो इसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी। आप जो हम आगे जाएंगे, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, विजिबल रेज हो गया, वाइब्रेशनल इंफ्रारेड रेज हो गया, फार इंफ्रारेड रेज हो गया, फिर हमारे पास माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये रेज हमारे पास जो हैं ये इस वे से अरेंज है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और इस चीज को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा। अब बच्चे क्या है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो इस रिलेशन से दी गई है। द एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations is related to the wavelength and frequency by the following relation। वो इस रिलेशन से जो है वो दी गई है। ये नोट्स जो हैं वो आपने 2 कॉपी करना है, और सेम टू सेम आपने ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स में आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो क्या इक्वेशन है आपकी, E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज द एनर्जी, एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि म्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है किसके बराबर, c अपॉन लेमडा, व्योर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमने म्यू की जगह ये c अपॉन लेमडा पुट किया, तो क्या आया हमारे पास, E इज इक्वल टू एच c अपॉन लेमडा। तो इस रिलेशन से हम जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू दी गई है, और C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और उसकी जो है वो वैल्यू दी गई है। ये 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब आपकी ये इंट्रोडक्शन थी, और फिर आपका जो सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चे वो है यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो ये बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लेकिन इस यूनिट में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने यूवी रेज के बारे में पढ़ना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है। देखो बच्चे समझना है अपने कि होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक मैटर है, ये हमारे पास एक मैटर है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं। तो ये जो रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं इन्हें हमने कहा इंसिडेंट फोटॉन्स, मींस इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी, या तो ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, और या फिर क्या होंगी, इमिट होंगी। एब्जॉर्ब होंगी या इमिट होंगी। अगर एब्जॉर्ब होंगी तो क्यों होंगी, और अगर इमिट होंगी तो क्यों होंगी, और अगर एब्जॉर्ब होंगी तो क्या होगा, और अगर इमिट होगी तो क्या होगा, वही हमने स्टडी करना है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब होना या इमिट करना, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस मैटर का, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, कि क्या वो स्ट्रक्चर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है या नहीं। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसे क्या कर देगा, इमिट कर देगा। तो बच्चे पहला टॉपिक जैसे आपका क्या है, यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आके फॉल करेंगी या तो वो एब्जॉर्ब होंगी या वो इमिट होंगी। ठीक है, तो हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में। ये क्या कहता है बच्चे, द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम, कि ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, 100 to 400 नैनोमीटर, 100 to 400 नैनोमीटर इसकी वैल्यू जो होती है वो नैनोमीटर में दी होती है। और विजिबल की जो रीजन होता है वो हमारे पास होता है 400 to 800 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और यूवी रीजन जो कि 100 से लेके 400 नैनोमीटर तक है, ये फर्दर दो सब डिवीजन में डिवाइड है। वो क्या है, एक फार यूवी रीजन एंड सेकंड इज द नियर यूवी रीजन। फार यूवी रीजन आपका जो होता है वो 100 से लेके 200 नैनोमीटर तक फॉल करता है, और 200 से लेकर 400 नैनोमीटर तक जो फॉल करता है उसे हम क्या कहते हैं, नियर यूवी रीजन कहते हैं। अब बच्चे क्या होता है कि यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। क्या प्रिंसिपल है, देखो क्या होता है बच्चे, आपने अच्छे से समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करेंगी किसी भी मैटर पे, तो दो केस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दो केस हो सकते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं या वो इमिट हो सकती है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब होना या इमिट करना ये डिपेंड करता है तीन कंडीशंस पे। नंबर 1 कि उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कितनी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और नंबर 2 कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस मैटर का जिसके ऊपर यूवी रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके ऊपर यूवी रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं, तो इसको हमने कहा इंसिडेंट फोटॉन का। अब ये आके फॉल कर रही हैं, तो मान लो ये यूवी रेडिएशंस इनमें एब्जॉर्ब हो गई। पहला केस हम ले लेते हैं, क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है बच्चे, कि जब ये रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, तो रेडिएशंस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस कंपाउंड में, इस मैटर में, वो एक स्टेट पे होते हैं जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अच्छे से समझना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जीएस, ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है, बहुत कम एनर्जी होती है। और केमिस्ट्री में याद रखना है कि कोई भी चीज जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये हाईली स्टेबल होगा। ये केस तब का है जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने अभी फॉल नहीं किया था। जब फॉल नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन कहां था, ग्राउंड स्टेट में था बच्चे, ग्राउंड स्टेट में था। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब क्या हुआ कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने आके फॉल किया, जब फॉल किया बच्चे, तो इसने क्या किया, रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ऑब्वियस है इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। समझ गए बच्चे। अब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या थी, कम थी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, हाई एनर्जी है। ये एक्साइटेड स्टेट है आपके पास।
ठीक है, और ये एक्साइटेड स्टेट पे क्यों गया? बाई एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी अब क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी एनर्जी ज्यादा हो गई वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो यूवी रेडिएशंस अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो मींस वो क्या हो गया? लो एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया, मींस स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में चला गया। तो अभी से हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसको वापस स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा बच्चे, कि जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, अब वो इस एनर्जी को इमिट करेगा। क्या करेगा? इमिट करेगा, और इमिट करके वापस से कहां आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और इमिट किसकी फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस की फॉर्म में। इमिट किसकी फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है, और जब ये रेडिएशंस की फॉर्म में इमिट करेगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की उतनी ही एनर्जी ये क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, अनस्टेबल से अनस्टेबल में गया, तो उसको हमने क्या कहा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एब्जॉर्प्शन के यूवी रेज से इसने क्या किया? एब्जॉर्प्शन हुई, और एब्जॉर्प्शन से ये यहां से यहां गया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? उसी एनर्जी को लॉस कर रहा है। जितनी एनर्जी, जितनी यूवी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी वो क्या करेगा? लॉस करेगा। वो लॉस करके वो एक्साइटेड स्टेट से कहां आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। तो इसको हमने क्या कहा? इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी एमिशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मान लो बच्चे, ये है हमारे पास, इसको हमने मान लिया E0 और इसको हमने मान लिया E1। E0 is the ground state and E1 is the excited state, and delta E is the difference between the ground state and the excited state। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू कि जो एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास क्या है? E1 माइनस E0, E1 minus E0, where delta E is the energy difference, E1 is the energy of the excited state and E0 energy of the ground state। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा E ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E0 इज इक्वल टू, हमने अभी क्या पढ़ा? डेल्टा E इज इक्वल टू H म्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं HC/λ। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल गई किसकी? यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही बच्चे मैंने यहाँ पे भी जो आपको नोट सेंड किए उनमें भी यही लिखा हुआ है कि जब यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो उसकी इक्वेशन को हमने क्या दिया? डेल्टा इज द एनर्जी डिफरेंस, E0 इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि यूवी एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, या इसको हम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? चेंज। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन कहां हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में, कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो इस स्टेट्स को क्या कहा हमने? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कहा। और ये जो चेंज हो रहा है, जो हमने डेल्टा लिखा, ये चेंज है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। दूसरी चीज आपने इसके रिलेटेड बच्चे क्या याद रखनी है कि यूवी एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो हायर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जो इमिट करेगा एनर्जी वो भी हायर अमाउंट में होगी। ओब्वियसली जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो क्या करेगा? इमिट करेगा। तो जो वो एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो होती है हमारे पास 4.18 इंटू 10⁵ जूल मोल इनवर्स। तो ये बहुत ही हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी
होती है। तो अब क्या होता है कि इतनी अमाउंट एनर्जी की किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमने पढ़ा कि यूवी एब्जॉर्प्शन से हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है। तो ये हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी से केमिकल रिएक्शन का होना जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई, यही रीजन है कि जब भी हमें कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस करानी हो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोले तो ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, कि जब भी हमें कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस करवानी हो तो हम यूवी और विजिबल रेडिएशंस का यूज करते हैं, क्योंकि वो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करा सकते हैं और इमिट भी करा सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली it is calculated that UV radiations correspond to an energy of 4.18 into 10 raised to power 5 joule mole inverse. This absorbed energy is much more sufficient to bring about a chemical change. कि ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इससे कोई भी केमिकल चेंज, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। That's why photochemical reactions are usually carried out with UV or visible radiations. यही वजह है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो यूवी और विजिबल रेडिएशंस की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो हमारा सेकंड हम लेक्चर लेंगे वो है लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें हम बेयर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ेंगे और आप भी उनको पहले जो है एक बार पढ़ के रखिएगा। थैंक यू।